आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी शायद आप लोगों ने कभी सुनी होगी। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, अगर किसी को झगड़ा करना है, किसी से किसी को बदला लेना हो, तो चाकू का, बंदूक का और कई तरह का वेपन का इस्तेमाल करता है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक आदमी जो बहुत बूढ़ा हो गया रहता है, बूढ़ा होने के बाद तीर और कमान लेता है, और वो भी ऐसे वैसी जगहों पे नहीं। लखनऊ के जो सीबीआई हेडक्वार्टर होता है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, उस हेडक्वार्टर पे जाता है और गेट पे जो एसआई, जो इंस्पेक्टर होते हैं, उनके ऊपर तीर मार देता है। सीने में तीर लग जाता है और तीर मारने के बाद वो अंदर भी घुसता है, केबिन में घुसने की भी कोशिश करता है। आप लोग साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये देश के सबसे बड़े एजेंसी सीबीआई का है, जहां पे एक आदमी अंदर घुस के तीर और कमान लेके मार रहा है, और एक आदमी को एक सीने में मार भी दिया है। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर काबू पाया जाता है और इसकी अच्छे से धुलाई भी होती है। लेकिन उसके बाद जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो हर कोई चौंक जाता है कि वो इंसान शायद इतने सालों से जो भटक रहा था, इतने सालों से जो इंसाफ चाहता था, शायद उससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया था। लेकिन उसने एक गलत भी किया था, क्योंकि वो सीबीआई का दफ्तर था, वो कोई आम लोग नहीं थे। अगर अपने बात रखना है तो हर तरह का रखने का बात अलग अलग होता है। तो चलिए उस शख्स की पूरी कहानी आप लोग को बताएंगे, जो तीर कमान लेके अंदर घुस जाता है और सीबीआई के ही अफसर पे हमला कर देता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना 1993 से शुरू होती है। 1993 में एक आदमी होता है जिसका नाम दिनेश मुर्मू होता है, और वो आदिवासी जाति से आया करता था, जो बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला रहता है। वो एक रेलवे में एक सेकेंड क्लास एम्प्लॉय के तहत में काम करता था। एक दिन वो एक रिपोर्ट लिखवाता है पुलिस स्टेशन में लखनऊ, और कहता है कि कुछ लोग हैं जो रेलवे में घूस लेते हैं और करप्शन फैलाए हुए हैं, और घूसखोरी ज़्यादा चल रहा है। इसके कंप्लेन लिखवाने के बाद इसके ही जो साथ में, इसके बाजू में जो काम करते थे उस टाइम के, एक दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद एक केस सीबीआई को दे दिया जाता है कि और भी रेलवे में करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी जांच आप लोग अच्छे से कीजिए, और जितने भी घूसखोर हैं इन सब लोगों को पकड़िए और इनकी नौकरी को मतलब सस्पेंड कीजिए। इसके बाद बहुत से लोगों का इसमें नाम भी आता है, बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं जब सीबीआई जांच करती है। लेकिन जो लोग पकड़े गए रहते हैं वो लोग ये भी गवाही दे देते हैं, यानी कि वो लोग भी बता देते हैं कि हम लोगों ने जो भी रिश्वत लिया है उसमें हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में दिनेश भी रहा करता था। अब सीबीआई इसको भी उसी में लपेट देती है। लपेटने के बाद इसका भी नाम उसी में आ जाता है, और उन लोगों का भी नौकरी चला जाता है, और दिनेश का भी नौकरी चला जाता है। दिनेश चीखते चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तो उन लोगों को पकड़वाया है, मैंने ही तो पहले एफआईआर कंप्लेन लिखवाया था, तो मैं कैसे ये सब चीज़ कर सकता हूँ? मुझे वो लोग जानबूझ के फंसा रहे हैं, मेरा घर कैसे चलेगा? दिनेश चीखता चिल्लाते रहता है, जिसका फोटो आप लोग अभी साइड में देख रहे हैं। वो कोई भी सुनता नहीं है, और उसके बाद दिनेश की भी नौकरी चली जाती है। गांव में जाता है दिनेश, गांव में जाने के बाद गांव के भी लोग कहते हैं कि देखो ये घूसखोर है। उसके बाद घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस रेलवे के काम से वहाँ से पैसे आते थे, अब तो पैसे भी आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद कैसे न कैसे दिनेश अपने लेवल से हर एक सीबीआई के बड़े अधिकारी से मिलना चाहता था कि कोई मिले तो उसको कहानी सुनाए, फिर से शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छे से जांच हो तो उसका नाम हट जाए। क्योंकि यार एक आदमी बहुत मेहनत करके नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद अगर उसको झूठे केस में फंसा दिया जाए तो उसके ऊपर ही गुजरती है कि उसने मतलब कुछ किया नहीं, फिर भी वो फंस गया है। ऐसे करते करते 1993 से 2025 आए थे, यानी कि 32 साल बीतने को आ जाता है। कोई भी सीबीआई का अफसर या कोई भी जांच अभी तक ये तय ही नहीं कर पाती है, क्लियर ही नहीं कर पाती है कि उसमें दिनेश मुर्मू शामिल था या नहीं था। उसके बाद वो बनारस में, वाराणसी में कहीं काम करता था, होटल में 4 साल तक काम किया 2021 से लेकर, और कभी भी घर नहीं गया। और वहाँ पे हर कोई आता था तो उससे पूछता था कि बड़े बड़े सीबीआई के बाबू लोग कहाँ मिलेंगे, तो कोई दिल्ली बताता था, कोई लखनऊ बताता था। और उसको एक दिन मालूम चल जाता है कि लखनऊ के हजरतगंज में ही एक सीबीआई का बड़ा हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे जाएंगे तो शायद सीबीआई के बड़े बड़े बाबू मिल जाएं, जिनसे वो अपनी आप बीती सुना पाए।
उसके बाद वो वहाँ चला जाता है और जाने के बाद वहाँ पे जो गेट पे जो सीबीआई के एक अधिकारी, एक अफसर रहते हैं, उनसे कहता है कि मुझे सीबीआई के अफसर से मिलना है। वो कहते हैं कि बताओ किससे मिलना है, उसका नाम क्या है। वो कहता है नाम नहीं मालूम लेकिन मिलना है। तो आप लोग सोच सकते हैं जब नाम नहीं मालूम तो कोई कैसे मिलने देगा। ऐसे करके वो 2-3 दिन तक चक्कर लगाता है, लेकिन वहाँ गेट से उसको अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं तो आदिवासी हूँ, मेरा काम है, अब मैं दूसरी काम से दूसरी तरीके से मैं अपनी बात को वहाँ उन लोगों तक पहुँचाऊँगा। वो वहीं से कुछ दूरी पर बांस रहता है, बांस लेता है, पानी में भिगोता है और 3-4 दिनों के बाद एक कमान बनाता है और 6 तीर बनाता है। आप लोग साइड में देख सकते हैं, 6 तीर और एक कमान बनाता है और उसके आगे लोहा लेके उसको एरो भी बना देता है जो नोकीला टाइप का रहता है, और उससे तीर में लगा देता है। और लगाने के बाद कपड़े में छुपा लेता है और ये सोच लेता है कि अगर आज कोई उसे मिलने नहीं दिया, जो भी सामने आएगा उसे वो तीर से, कमान से घायल कर देगा। उसके बाद वो फिर से अच्छे मन से जाता है कि शायद कोई मिल जाए अधिकारी तो उसको अपनी बात बता दे। लेकिन वो जाता है तो देखता है कि फिर से गेट पे एक एसआई दरोगा, जब वो गेट पे जाता है सीबीआई के हेडक्वार्टर के गेट पे, तो फिर देखता है कि वही आदमी खड़ा है जो हमेशा खड़ा रहता था, जो इंस्पेक्टर, जो सीबीआई का अफसर रहता है। उससे फिर से कहता है कि मुझे सीबीआई के अफसर से मिलना है और उनसे कुछ बातें बतानी है। लेकिन उसके बाद वो अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद वो अपने कपड़े से वो तीर धनुष निकालता। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कैसे वो गेट पे आता है और गेट पे आने के बाद उनके सीने में एक तीर चला देता है। उस सीबीआई अफसर के सीने में जाकर तीर धंस जाता है। उसके बाद वो अपना पीठ मलते हुए, पेट मलते हुए, सीना मलते हुए अंदर की तरफ भागता है। अंदर से कुछ सीढ़ियाँ मतलब कुछ जो रहता है फेंकते हैं कि वो डर जाए। कुछ लोग बोलते भी है, चीखते हुए सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जो आदमी दिनेश मुर्मू रहता है वो केबिन में भी घुसने की कोशिश करता है और वहीं पे जो कुर्सी रखा रहता है, कुर्सी भी पहले फेंका जाता है लेकिन उसको कुछ होता नहीं है। फिर बाद में उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसकी अच्छे से धुलाई होती है दिनेश मुर्मू की, और जो अफसर रहते हैं जिनको चोट लगी रहती है तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनका इलाज चलता है। बाद में डॉक्टर लोग बताते हैं कि मतलब कुछ घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन अगर तीर इधर उधर थोड़ा और भी इधर उधर लग गया रहता तो शायद जान भी जा सकती थी। फिर इधर दिनेश मुर्मू को भी लेके हॉस्पिटल जाया जाता है क्योंकि इसका भी धुलाई हो गया रहता है। फिर बाद में जब पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है 1993 से लेकर 2025 तक। कैसे मैं 32 साल रहा हूँ, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, मैंने ही उन लोगों को पकड़वाया, मैंने ही पुलिस को शिकायत की, फिर मैं कैसे मतलब घूस ले सकता हूँ, मैं कैसे घूसखोर हो सकता हूँ। उसके बाद पुलिस और सीबीआई दोनों लोग अच्छे से पूछताछ करते हैं, बार बार वही बात वो कहता है। तब इनको यकीन हो जाता है सीबीआई को, हाँ इसके साथ में गलत हुआ। क्योंकि उसके बाद समझ लीजिए जब जिसका आदमी का नौकरी ही नहीं है उसके घर का खर्चा कैसे चलता होगा। तो 32 साल दिनेश मुर्मू ने बहुत कुछ सहा है। उसके बाद सीबीआई और पुलिस अब मिलकर इस केस को फिर जांच कर रही है और आगे भी इसमें जो भी चीज़ है सबको देख रही है कि क्या सच में जो दिनेश मुर्मू बोल रहा है वो सही है, क्या ये सच में उसमें शामिल नहीं था। अगर शामिल था तो इसकी नौकरी चली गई तो मतलब उसके भी तो सबूत होंगे, अगर शामिल नहीं था तो इसके साथ में गलत हुआ है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो एक अच्छा पहल हुआ दिनेश मुर्मू के इस कदम से, पुलिस और सीबीआई कम से कम जाग गई और उसका केस अब देख रही है और बहुत जल्द शायद केस भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि खुद पुलिस वाले और सीबीआई को सोचना चाहिए अगर कोई आदमी का जॉब चला जाए तो कैसे रहता होगा। जो भी था आज तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन 32 सालों के बाद आज दिनेश मुर्मू का अब केस सीबीआई देख रही है और पुलिस भी जांच करे, बहुत जल्द उसका नतीजा आएगा। तो मान सकते हैं कि दिनेश मुर्मू ने सच में हर किसी को चौंका दिया तीर और कमान ले जाकर, क्योंकि वो उसी जाति से आता है, आदिवासी जाति से। तो अक्सर पहले के लोग तीर और कमान ही चलाते थे, तो उसको ये बनाना मालूम था और इसको लेकर ही सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। तो अब देखिए उसका केस का अब जल्द ही कोई ना कोई निपटारा होगा, अब जल्द सच्चाई जो भी सामने होगी वो आएगी। तो ये थी कहानी आज की तीर और धनुष वाले
भाई की जो बिहार मुंगेर के रहने वाले थे, जो 93 में उनकी जॉब चली जाती है और उनके साथ में नाइंसाफ़ी होता है। तो अब सीबीआई वाले अच्छे से जांच कर रहे हैं। एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। तो आप लोग भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए। ऐसे ही कहानियाँ वीडियो सुनने और देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।